Good morning everyone. This is Mehak Parnwal and welcome back to my channel सोशियो विथ महक। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था, यानी कि सन 1789 ईस्वी में लुई 16वें नाम का एक बहुत ही अत्याचारी राजा फ्रांस में शासन करता था, जिसे प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। यानी जो फ्रांस में जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने सोचा कि अगर हमें एकजुट होकर के कुछ करना है तो हमें अपने मन में राष्ट्रवाद की भावना को लाना होगा, तभी हम सब एकजुट होकर के इस लुई 16वें को उसके पद से हटा सकते हैं। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे सन 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। नेपोलियन ने अपनी विचारधारा को देते हुए अपनी एक नागरिक संहिता के नाम से अपने विचारों को प्रकट किया और उदारवाद से जुड़ते हुए लोगों को जागरूक किया। उदारवाद का अर्थ यह होता है कि किसी भी टॉपिक पर या किसी भी मुद्दे पर हमेशा स्वतंत्र होकर के सोचा जाए। अब है कि सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो, यानी फ्रांस में एक ही तरह का कानून बनाया गया जो सभी पर लागू होता है। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यानी उस समय जो फ्रांस के सीमावर्ती क्षेत्र थे या फ्रांस से जो भी सामान दूसरे देशों में लेकर के जाया जाता था, तो हर राज्य में हर जगह हर क्षेत्र पर अलग अलग भार और माप के आधार पर उसकी गणना की जाती थी। नेक्स्ट है कि स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जैकोबिन क्लब किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि फ्रांस के स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा जो समर्थन किया गया था और जिस क्लब का गठन किया गया था उसे जैकोबिन क्लब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। यानी एक सेना या आर्मी जो होता है एक देश के लिए बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। इसलिए नेपोलियन ने सोचा कि अगर हम इन सैनिकों को दूसरे विदेशी क्षेत्रों में भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि आप लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाएं, तो इससे मदद मिल सकेगी। अब है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं। समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता जैसे विचार, संविधान आधारित शासन होगा, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बनाया गया, नेशनल असेंबली का गठन किया गया, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किए गए, माप तौल की एक समान व्यवस्था की गई, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा के रूप में बनाया गया। अब है नेपोलियन का शासनकाल।
नेपोलियन एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे फ्रांस के। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित कर दिया। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। यानी जब नेपोलियन ने अपना शासनकाल शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र को स्थापित किया। यानी जो नेपोलियन थे वो चाहते थे कि जो फ्रांस है वो अलग अलग राज्यों में न बट करके एक राष्ट्र के रूप में रहे। ठीक, अब है नेपोलियन के समय ही राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया। सन 1804 की नेपोलियन संहिता, यानी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सन 1804 की नेपोलियन संहिता के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं। इसे सन 1804 में लागू किया गया। इन्होंने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इन्होंने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। ये नेपोलियन का जो नागरिक संहिता है उसकी एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं। सन 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं क्या हैं, अब पढ़ते हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दी गई और शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को भी हटा दिया गया। जागीरदारी किसे कहते हैं, जैसे कि इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था, उसे जागीरदारी कहते थे। अब है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद एक ऐसी परंपरा है या मतलब ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यानी रूढ़िवाद एक अंधविश्वास, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं अंधविश्वास को मानने वाले और एक होते हैं वैज्ञानिक सोच रखने वाले। तो जो रूढ़िवाद होते हैं वो अंधविश्वासी लोग होते हैं, ऐसी धारणा रखने वाले लोगों को रूढ़िवादी कहते हैं।